नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ पर पहला आर्टिकल देख रहे हो जो संथाल और हूल रिबेलियन से संबंधित है। इसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे कि जो संथाल रिबेलियन है उसका 170 वर्ष पूरा हो गया है और इसी वजह से ये हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अगला आर्टिकल देखेंगे FCRA 2.0 पोर्टल से संबंधित, जो कि अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा OCI जो कार्ड OCI है उन सभी के लिए एक कार्ड लॉन्च किया है, ई कार्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि डिजिटल बेस पर जो FCRA है यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह, उन सभी के तहत क्या करेगा, सभी चीज़ों को डिजिटली क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगला आर्टिकल देखते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यह थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है GI टैग रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में। अब बेसिकली होता क्या है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा जो GI टैग प्रोडक्ट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमें अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यह अभी न्यूज़ में बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अपना लास्ट आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया ने अपने जो फ्लोरा और फाउना का डेटाबेस है 2025 का, उसके अंदर लगभग 709 नई स्पीसीज को यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा है और क्या बेसिकली इकोलॉजिकल और जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। साथियों, अगर आप इस पूरे लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा NK ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी जो PDF है वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल पे NCERT की पूरी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी जो कुछ वीडियोस हैं वो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ऑफिशियली आज के क्लास की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो हूल रिबेलियन है, जिसको संथाल रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, उसके 170 साल पूरे हो गए हैं। साथियों, ये जो रिबेलियन है यानी विद्रोह है, वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो ट्राइबल है उनके माध्यम से किया गया था। अब ये जो जनजाति थी उनका नाम था संथाल और यही रीजन है इसको संथाल रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और हूल एक प्रकार का शब्द है जिसका मतलब ही रिबेलियन होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आर्टिकल का जो हेडिंग है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो ये हूल रिबेलियन है यानी संथाल रिबेलियन है वह 30 जून 1855 से स्टार्ट होकर 1856 तक चलता है और यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में चलाया गया आंदोलन है जो कि संथाल जो जनजातीय समूह हैं उनके माध्यम से चलाया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह जो आर्टिकल है यह स्पेशल फोकस करता है ट्राइबल वुमेन के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जहाँ पर बात की गई है फूलो मुर्मू के बारे में, झानू मुर्मू के बारे में, जिन्होंने अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया इस संथाल रिबेलियन के अंदर। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो पूरा आर्टिकल है एक प्रकार से दर्शा रहा है कि संथाल रिबेलियन को हमें दोबारा से यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संथाल रिबेलियन क्या था। हमने देख लिया संथाल कम्युनिटी के द्वारा रिबेलियन किया गया 30 जून 1855 को, और ये जो रिबेलियन है वह हमें यहाँ पर भोग नदी जो विलेज है जो कि हमें झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, झारखंड के अंदर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर हमें ये जो रिबेलियन है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। साथियों, ये जो रिबेलियन है क्यों हुआ था ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि उस समय पर 1855 के आसपास कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था।
ये लोग कहाँ रहते थे? आमतौर पर जो जंगल का इलाका है वहां पर रहा करते थे। ठीक है, और ये जो जंगल के इलाके में ये लोग रहा करते थे, इसको बेसिकली बोला जाता था दामिने कोह। तो ध्यान रखिएगा, इस एरिया को क्या बोला जाता है? दामिने कोह बोला जाता था। अब यहाँ पर ये रहते थे और ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद वहाँ के जंगलों का सफाया करती है और वहाँ पर जंगलों का सफाया करने के साथ साथ उनकी जो सभ्यता है और संस्कृति है उसमें भी वह हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी वजह से संथालों के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। इसका और प्रमुख कारण क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार की ऑपरेसिव रिवेन्यू पॉलिसी है कि उनसे क्या किया जा रहा था, जंगल के जो उत्पाद है उसके बदले टैक्स लिया जा रहा था। इसी के साथ साथ और प्रमुख कारण है मनी लैंडर्स या फिर जो महाजन होते हैं वह, और जमींदार, और यह सभी जो व्यक्ति वहां पर लैंड से संबंधित थे उन सभी के खिलाफ यह जो विद्रोह है वो हमें देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये विद्रोह आखिरकार है क्यों। यहाँ पर जो महाजन थे, जो मनी लैंडर थे, साहूकार थे, जमींदार थे, ठीक है, ये सभी लोग क्या करते थे, इन सभी को खेती करने के लिए या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां करने के लिए रोकते थे। ठीक है, पहले ये क्या किया करते थे, झूम कृषि किया करते थे। झूम कृषि आप सभी समझते हो कि जब एक बड़े भूखंड को साफ करके यानी जला करके वहां पर खेती की जाती है और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है अलग अलग स्थानों पर चलती रहती है, इसी वजह से इसको झूम कृषि भी बोलते हैं। तो झूम कृषि को सबसे पहले तो क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया। ऊपर से क्या किया, इनको बोला कि अब तुम जो स्थायी खेत होते हैं उनके अंदर खेती करो। स्थायी खेत के अंदर जब वो खेती करने लग गए तो उनके ऊपर क्या है, कर्जा आने लग गया और फिर जो साहूकार है, महाजन है, वो उनका और ज्यादा शोषण करने लग गए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर इन सभी लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बाहरी लोग, उन सभी को उनके क्षेत्र में वापस भेजना इन इस पूरे विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हूल है मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक शब्द है जिसका मतलब होता है रिबेलियन या फिर मूवमेंट या फिर रिवोल्यूशन। इसी के साथ संथाल महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने हूल रिबेलियन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फूलो मुर्मू, झानू मुर्मू, ये प्रमुख महिलाएं हैं। इसके अलावा पुरुषों में भी जो सिद्धू हैं, कान्हू हैं, चांद मुर्मू हैं और यहाँ पर भैरव मुर्मू, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कारण क्या क्या थे रिबेलियन के। तो लैंड रिवेन्यू ब्रिटिश सरकार की एक्सप्लॉइटेटिव थी, इस वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी के जमीन से संबंधित अधिकार है वो छीने जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको झूम कृषि का एग्जाम्पल बताया कि अब उनको झूम कृषि करने नहीं दिया जा रहा था। इसी के साथ ऑपरेशन बाय जमींदार, तो जब स्थायी जमीनों के अंदर वो खेती करने लग गए तो उनको कर्जा लेना पड़ा और फिर जो साहूकार है, जमींदार हैं, उनका शोषण करते थे। इसी के साथ फोर्स इंडेप्टेंट, बेसिकली क्या होता है, इनसे जबरदस्ती जो मजदूरी है वह करवाई जाती थी। इसी के साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस उनकी सभ्यता और संस्कृति के अंदर देखने को मिल रहा था। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी एक प्रमुख कारण है इस पूरे विद्रोह का। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस किस तरह से था वो भी समझिए। यहाँ पर क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार अब नए कानून लेकर आ रही थी, जहां पर इनकी जो समाज है, इनकी सभ्यता है, वो पैट्रीलिनियल था। पैट्रीलिनियल का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी अधिकार हैं वो पुरुषों के हाथों में होते हैं और संपत्ति से संबंधित सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में होते हैं। वहीं पर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, इस पॉलिसी में चेंज कर रही थी। इस वजह से भी जो संथाल लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के इंटरफेरेंस के खिलाफ नाराज थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दामिने कौन था, बेसिकली जहां पर वो रहा करते थे उसी को वह दामिने को कहते थे। इसके अंदर बेसिकली क्या है, 60,000 संथाल रहा करते थे। ठीक है, और यहाँ पर
बेसिकली यहाँ पर नजर आता है कि ये अपने सेल्फ रूल को इस्टेब्लिश करना चाहते थे और ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस है उसको यहाँ पर सप्रेस करती है, यानी पूरे आंदोलन को। और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल ज़्यादातर हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया झारखंड के अंदर दामिने को राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, वहाँ पर ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आज के समय में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें बेसिकली क्या है, ये विद्रोह हुआ था। साथियों, पहले क्या था, जो झारखंड था वो वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद वो बिहार और वगैरह, सबसे पहले देखो आज के समय में आप जो बिहार देख रहे हो और फिर झारखंड देख रहे हो और भी अदर एरिया देख रहे हो, वेस्ट बंगाल देख रहे हो और बंगाल बांग्लादेश देख रहे हो, ये सारा का सारा मिलकर एक रीजन कहलाता था जिसका नाम था बंगाल। ठीक है, या फिर अभी के टाइम पे संदर्भ में देखो तो वेस्ट बंगाल भारत के संदर्भ में। अब वेस्ट बंगाल से क्या हुआ, सबसे पहले बिहार अलग हुआ और बिहार के अंदर ही था झारखंड। तो ये बेसिक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बात आती है कि ये जो महिलाएं हैं उनका रोल इस संथाल रिबेलियन के अंदर रिकॉग्नाइज करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी इस संथाल रिबेलियन के अंदर। तो सबसे पहले जो महिलाएं थी वो आर्म प्रोवाइड कराया करती थी, यानी जो तीर भाले हैं उन सभी को बनाया करती थी। और वहीं पर जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया जानकारी है वो गैदर किया करती थी। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको मोबिलाइज करने में, विलेज एंड रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने में, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में, इसी के साथ साथ और भी अदर प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि वुमेन का लैंड राइट उस समय पर किस प्रकार से हुआ करता था। तो यहाँ पर पैट्रीलिनियल सोसाइटी थी, मैंने आपको बता दिया, यानी जो संपत्ति है वो महिलाओं में नहीं पुरुषों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम नज़र आता है। ब्रिटिश सरकार ने इसको ठीक करने की कोशिश की थी, हालांकि ब्रिटिश सरकार का जो तरीका था वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑफ संथाल हूल, आज के समय में संथाल या फिर जो हूल रिबेलियन है उसको पढ़ना और जानना कितना ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली एंटी कॉलोनियल और जो ट्राइबल रिवोल्ट है उसको स्टडी करना जरूरी है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको देखते हैं। ये बेसिकली क्या है, जो बाद में रिवेलियन हुए थे, मूवमेंट हुए थे, उन सभी को इंस्पायर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा 1857 का विद्रोह, तो ये 2 साल बाद ही हुआ था। सबसे पहले हमें देखने को मिला 1855 में, कहाँ पे, ये संथाल रिबेलियन हुआ। फिर उसके 2 साल बाद क्या हो गया, 1857 का विद्रोह। तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल मूवमेंट है उसने क्या किया, बड़े बड़े जो रिबेलियन बाद में हुए थे उसको भी प्रभावित किया, उसको भी इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाईलाइट करता है ये पूरा रिबेलियन की ब्रिटिश टाइम में किस तरह से जो इंडियंस हैं उनका एक प्रकार से शोषण है वह किया जाता था। इसी के साथ बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसी के साथ साथ अब कुछ की स्टैटिक फैक्ट है वो हमने देख लिया। झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा, बिहार और असम के अंदर, ये पूरा रीजन उस समय पर कहाँ, एक ही एरिया में आता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो संथाल है वो इंडिजेनस कम्युनिटी है और ये जो कम्युनिटी है उस इंडिया की लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, कौन सी है, संथाल कम्युनिटी है। इसी के साथ साथ ये जो संथाल कम्युनिटी है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, इन सभी एरिया में हमें आज के समय देखने को मिलती है। जो संथाल लोग हैं वो संथाली लैंग्वेज का यूज किया करते थे और संथाली लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर भी डाला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 8th शेड्यूल के अंदर क्या डाला हुआ है, जो संथाली लैंग्वेज है उसको यहाँ पर डाला हुआ है। साथियों आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा 6th शेड्यूल में हमें क्या देखने को मिलता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में।
ठीक है, किसके राइट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं, संथाली जो लोग हैं वो बेसिकली ओल चिकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते थे। जैसे हम क्या करते हैं, देवनागरी लिपि के अंदर लिखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर का हो गया, फिर इसके अलावा खा हो गया, इस तरह से हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। वैसे ही संथाली जो लोग थे वो ओल चिकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते थे और इनकी भाषा क्या थी, संथाली थी। तो ध्यान रखिएगा, भाषा संथाली है लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, ओल चिकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये जो ओल चिकी स्क्रिप्ट है वह पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा तैयार किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से स्टार लगा लीजिएगा कि ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है या संथाली स्क्रिप्ट है उसको किसने तैयार किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा तैयार किया गया था। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिबेलियन। साथियों, ऊपर हमने यहाँ पर इम्पैक्ट जो पढ़ा था, सिग्निफिकेंट पढ़ा था रिबेलियन का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिबेलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले संथाल को एक नया परगना और सेपरेट परगना बना दिया गया, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया, ये इसका फायदा हुआ। इसी के साथ जो ट्राइबल राइट है और लैंड से संबंधित उनके अधिकार है उनको मान्यता प्रदान की गई इस आंदोलन के बाद से। ठीक है, इस रिबेलियन के बाद से। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है उसके जो बेसिकली लैंड राइट होते हैं उन सभी को क्या किया गया, सिक्योर किया गया। इसी तरह से ट्राइबल वेलफेयर जो पॉलिसीज है उसको प्रमोट किया गया इसके बाद से। इसी के साथ हम यहाँ पर अगर आज के समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें यहाँ पर नजर आता है आर्टिकल 46 जो कि बात करता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, इसी के साथ 5th शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया किस प्रकार से हो, यहाँ पर मेंशन हमें देखने को मिलता है 5th शेड्यूल के अंदर। इसी के साथ पेसा एक्ट हमें देखने को मिलता है 1996 का, जो कि एम्पावर करता है ग्राम सभा इन शेड्यूल एरियाज को। इसी के साथ यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी देखने को मिलता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों की बात करता है। अब यहाँ पर ट्राइबल वुमेन के कुछ राइट है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और यहाँ पर ट्राइबल लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करता है। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं आज के समय में। हालांकि चैलेंजेस और यहाँ पर बाकी चीज़ों का आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक जो बात कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल भी हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिकली प्लेस था जहाँ पर ये पूरा रिबेलियन अपराइज किया था यानी हुआ था, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, दामिने को कहते हैं। ठीक है, सिंधु कानू के द्वारा सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था, और यहाँ पर भैरव मुर्मू और यहाँ पर पालू मुर्मू और झोमू मुर्मू यहाँ पर प्रमुख महिलाएं थी। ठीक है, फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू प्रमुख महिलाएं थी संथाल रिबेलियन के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने जो ये पहला आर्टिकल था उसको इन डेप्थ इन डिटेल यहाँ पर कवर कर लिया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। वो हमारा सेकंड आर्टिकल है FCRA 2.0 पोर्टल से संबंधित। साथियों, ये जो FCRA है 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, EOCI कार्ड को भी लॉन्च किया दिल्ली के अंदर से। अब इसका बेसिक उद्देश्य यह है कि जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको मजबूत करना, और इसी के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको क्या है, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना इसके ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। ये इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि ये FCRA आखिरकार होता क्या है। साथियों, ये जो FCR है वो बेसिकली आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि इसको सबसे पहले लाने की जो बात है वो 1969 में की थी पार्लियामेंट के माध्यम से, लेकिन इसको 1976 में लेकर आया जाता है जब देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। अब इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि देश के अंदर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है
उसको रेगुलेट किया जाए, और उसी के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था 2010 में इसके अंदर संशोधन भी किया गया, और 2020 में फिर इसके अंदर एक और संशोधन किया, और यहाँ पर अभी अभी 2026 में भी इसके अंदर एक संशोधन किया गया है। ठीक है, अभी ये सारे के सारे अमेंडमेंट क्या है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1976 में इसको लेकर आया गया था, 2010 में इसको अमेंड किया था, 2020 में अमेंड किया, और ये जो पूरा का पूरा एफसीआरए है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर रेगुलेट करती है। यही रीजन है कि होम मिनिस्टर के द्वारा अभी यहाँ पर ई कार्ड को लॉन्च किया गया है, EOCI कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि एफसीआरए को यहाँ पर रेगुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो एफसीआरए बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी के समय में नोडल जो एजेंसी है या अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एफसीआरए जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है वह किया जाता है, जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका रिमूवल, एनुअल रिटर्न, और ये बाकी सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग यहाँ पर हमें होती हुई नज़र आती है। साथियों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2026 में बहुत सारे एफसीआरए के अंदर चेंजेस लाए हैं। वो चेंजेस क्या है कि आप सभी जितने भी एनजीओ हैं, बेसिकली क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए लेकर आया गया है। चलिए आर्टिकल में देख लेते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो 30 जून 2026 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के माध्यम से एफसीआरए 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का एक कार्ड लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर से। ठीक है, तो दो दो कार्य है यहाँ पर अलग अलग। अब यहाँ पर पहली बात आती है एफसीआरए पोर्टल, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली इसलिए लाया गया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट किया जाए, रियल टाइम उसकी जो मॉनिटरिंग है वह किया जाए, और इसी के साथ इसका अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जाए, और जो पूरा सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। इसी के साथ EOCI कार्ड को अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि सिमलेस डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराना, और जो ग्रेटर कन्वीनियंस है वो प्रोवाइड कराना जो हमारे OCI कार्ड होल्डर्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, और भारत के अंदर लगभग 50 लाख ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है एफसीआरए। तो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले ही हमने बात कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी को यह इंश्योर करता है, और इसी के साथ साथ मिसयूज को कम करता है एफसीआरए के अंतर्गत। इसी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है और सॉवरेनिटी है उसको सुरक्षित रखता है, और लॉफुल और यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड उसको यहाँ पर प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल कंप्लायंस है डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से और भी ज्यादा मजबूत हमें होते हुए नजर आते हैं। देखो, इंडिया के अंदर ना बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के साथ साथ अदर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये सभी के सभी क्या करते हैं, काम इंडिया में करते हैं, पैसे बेसिकली बाहर से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एनजीओ है वो बेसिकली इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। एक एनजीओ है वो यहाँ पर क्या है, धार्मिक कार्य करता है, और वहाँ पर जो धार्मिक संस्थान है उनको क्या है, पैसा प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ साथ एक एनजीओ है वो बेसिकली क्या है, सोशल एक्टिविटी में, जैसे जो आसपास साफ सफाई है, और जो विधवा महिलाएं हैं, या फिर कोई भी काम हो सकता है, कोई भी सोशल एक्टिविटी हो सकती है, वो काम एनजीओ करते हैं, और एनजीओ को क्या किया जाता है, फिर पैसे दिए जाते हैं, जो भी अपनी स्वयं प्रेरणा से जो भी जितने भी पैसे देना चाहे। तो बहुत सारा पैसा क्या है, विदेशों से आता है। अब ऐसे में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसका यूज करके इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बेसिकली चोट पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर एनजीओ हैं, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है,
उसको क्या है रेगुलेट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो इस वजह से हमें एफसीआरए का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि अभी ये जो पोर्टल है वो क्या काम करेगा। पोर्टल जो है वो बेसिकली ये काम करेगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जो भी फंड आ रहा है और जितने भी फंड को अप्रूवल मिला है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड टू एंड जो डिजिटल प्रोसेस है वो हो पाएगा बेसिकली जितने भी एनजीओ है। ठीक है, इसका बेसिकली क्या है रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगा। ठीक है, एंड टू एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल सिस्टम यहाँ पर हो पाएगा, फास्टर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा एनजीओज का, और यहाँ पर जो एफसीआरए लाइसेंस है वो जल्दी से रिन्यू हो पाएगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन यहाँ पर हो पाएगा, जो पहले कागजी कार्रवाई होती थी वो कम हो पाएगी, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है वो भी इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर जो मैनुअल प्रोसेसिंग के अंदर करप्शन हुआ करता था वो भी क्या है कम हो पाएगा। इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों को आप इस प्रकार से देख सकते हो। एक ये बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, एक कार्ड को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, ओसीआई कार्ड जिसको बोलते हैं। अब ओसीआई कार्ड बेसिकली आप सभी जानते हो कि ओसीआई होते क्या है। ओसीआई बेसिकली मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा इंडिया का सिटीजन जो बेसिकली क्या है इंडिया के बाहर रहता हो, या फिर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जड़ें हैं वो भारत में हो और उसका जन्म और बाकी कुछ है वो बाहर देश में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम ओसीआई कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को हम एक कार्ड प्रदान करते हैं, और ये वाला जो कार्ड है अब इसको क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड है उसका क्या बेनिफिट होगा कि पेपरलेस डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बन पाएगा सभी का, वेरिफिकेशन है फास्टर हो पाएगा, जो गवर्नमेंट का सर्विसेज है और स्कीम है उसका जो एक्सेस है लोग आसानी से ले पाएंगे, पेपर वर्क रिड्यूस हो पाएगा, और इसी के साथ साथ जो डिजिटल ऑथेंटिकेशन है वो हो पाएगा। एक बेसिक यहाँ पर क्या है जो लूप होल हुआ करता था पेपर वर्क के अंदर वो कम हो पाएगा, और यहाँ पर 50 लाख ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से यह डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। ओसीआई कौन होते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ओसीआई इज एन इमिग्रेशन स्टेटस ग्रांटेड टू एलिजिबल फॉरेन सिटीजन्स फॉर इंडियन ओरिजिन। ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन का है, यानी उसके मदर हो गए, फादर हो गए, या दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वो इंडिया के थे, और बेसिकली वो पर्टिकुलर जो बच्चा है वो क्या है यानी जो इंडिविजुअल है वो विदेश में रह रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो इंडिया के अंदर है। ये बेसिकली ओसीआई होते हैं। अब यहाँ पर ओसीआई के अंदर बेसिकली क्या है इनको खास सुविधा प्रदान की जाती है मल्टीपल एंट्री वीजा फैसिलिटी की। ठीक है, आप देश के अंदर कितनी भी बार आओ जाओ यहाँ पर आपको एक स्पेशल सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक और एजुकेशनल और ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट भी इनको प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को क्या है स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीज़ा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और ये एनआरआईज भी बेसिकली क्या है इसी कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। साथियों यहाँ पर कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं देश के अंदर लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है जो देश के अंदर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी खरीद सकते हैं। यानी ओसीआई कार्ड होल्डर्स और एनआरआईज के पास बेसिकली क्या होता है देश के अंदर जमीन खरीदने का भी अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, खेती की जमीन वो नहीं खरीद सकते। इसी के साथ बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसी के साथ इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं होता, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे आईएएस आईएफएस और यहाँ पर रिवेन्यू सर्विसेज इन सभी में जाने की भी इजाज़त नहीं होती, इसी के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन मोस्ट सर्विसेज, और इसी के साथ परचेजिंग एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन लैंड ये भी इनके पास अधिकार नहीं होता। ये आप यहाँ पर देख सकते हो।
इंपॉर्टेंट क्या है 2.0 का, बेसिकली आप यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले ही समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2020 के अंदर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे एफसीआरए के अंदर। यहाँ पर एक चेंज ये किया गया था कि सभी जो एनजीओज है या इंडिविजुअल है जिसको बाहर देश से पैसा आता है उसको केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की ब्रांच में, ठीक है, वहां पर पैसा जमा कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश के किसी भी कोने में आप है और वहां पर क्या है आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। दिल्ली का, न्यू दिल्ली का एक मेन ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहीं पर ही आप अपना अकाउंट खुलवा के वहां पर एफसीआरए के थ्रू पैसे ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंडिचर को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया गया था 50 से 20%। ठीक है, कि भाई आपने क्या किया है, एक एनजीओ खोल लिया है और उस एनजीओ में आप क्या कर रहे हो, लोगों को सैलरी देने में और एनजीओ का बाकी काम करने में ही आप सारा का सारा पैसा खर्च कर दे रहे हो। ठीक है, बल्कि जो आपने एजुकेशन के लिए, जो आपने हेल्थ के अंदर, या फिर जो आपने विधवाओं को सुरक्षा पहुंचाने के लिए जो स्कीम या फिर आपने उद्देश्य ले रखा है उसके ऊपर आप पैसे खर्च ही नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या, पहले नियम था कि 50% आपको क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करना है और 50% क्या है आपको अपने काम के ऊपर खर्च करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया 2020 के अंदर। क्या बोला कि 20% आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करना है और बाकी सारी आपको जो खर्च है वो आपको किसके ऊपर करना है, बेसिकली काम के ऊपर खर्च करना है। इसी के साथ साथ एफसीआरए के अंदर ये आप चीज़ों को देख सकते हो, आधार जो आइडेंटिफिकेशन है उसको भी मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल है उसका आधार क्या है जरूरी गवर्नमेंट के अकाउंट के पास होना चाहिए। और इसी के साथ अगर कोई वो एनजीओ है तो उसके जो हेड है उसका आधार कार्ड यहाँ पर होना जरूरी है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि बेसिकली यहाँ पर एफसीआरए और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। अब 2026 में भी उस एफसीआरए के अंदर क्या चेंज किया गया कि अब आपको ये भी क्लासिफाई करना पड़ेगा एनजीओ को कि आप एजुकेशन की फील्ड में काम करते हो, इकोनॉमी के फील्ड में काम करते हो, रिलीजन की फील्ड में, सोशल और या फिर कल्चरल एक्टिविटी के अंदर काम करते हो। आपको ये 5 पैरामीटर के अंदर जो एनजीओ है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगराइजेशन कर दिया है। और अगर आप एजुकेशन की फील्ड में आपका एनजीओ इस्टेब्लिश्ड किया गया है तो आप उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, रिसर्च को, इन सभी चीज़ों पे ही पैसा खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली दूसरे कामों में यानी रिलीजन के कामों में, इकोनॉमी के कामों में, अदर एरिया में आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हो। ये भी रूल बना दिया गया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आप किस एरिया के अंदर काम करते हो वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पटना में काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो या कौन से इलाके में काम कर रहे हो, ये भी मैंडेटरी आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट है, आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो दूसरा आर्टिकल था उसको भी हमने यहाँ पर डिटेल में इन डेप्थ यहाँ पर कवर कर लिया है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो साथियों ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आप यहाँ पर देख रहे हो वेस्ट बंगाल से यहाँ पर वेस्ट बंगाल से संबंधित है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि जीआई टैग के अंतर्गत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्ट्रेशन के अंदर जो वेस्ट बंगाल है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की गई है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब यहाँ पर यह एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से जो गुड्स है और बेसिकली स्पेशल प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनलिटी को और उसके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उनका जो
यहाँ पर प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट और ज्योग्राफिकल रीजन और उसकी स्पेशलिटी, ठीक है, उसको यहाँ पर सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पर जीआई टैग का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप यहाँ पर अदर सिस्टम देख सकते हो। जीआई जो टैग होता है वो एक प्रकार से जो हमारे गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके डुप्लीकेशन को भी रोकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जीआई टैग को आखिरकार लेकर आया ही क्यों गया, ताकि जो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, उन सभी को हम क्या कर सके, इमिटेट होने से रोक पाए। ठीक है, इमिटेट का मतलब होता है जैसे कि आप यहाँ पर एक साड़ी देख रहे हो, इसी के साथ दार्जिलिंग टी, मान लीजिए कि किसी ने किसी और इलाके में टी का स्पेशल वैरायटी उगाया और उसको वो बेच रहा है दार्जिलिंग टी के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डुप्लीकेसी है और इसी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है सभी वस्तुओं को। इसी के साथ साथ प्रिजर्व इंडिजेनस नॉलेज एंड क्राफ्टमैनशिप, ये जो इंडिजेनस नॉलेज है उस और क्राफ्टमैनशिप है उसको भी प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ ये बेसिकली रूरल जो लाइवलीहुड है और लोकल इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ मार्केट वैल्यू और जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करता है। इसी के साथ एक्सपोर्ट और जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो भी किसी वस्तुओं को प्रोवाइड कराता है। देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली जीआई होता क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, हर एक स्थान पे आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें फेमस होती हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मेरठ का पेठा, मेरठ का पेड़ा, इसके अलावा बनारस की साड़ी, दार्जिलिंग की टी, इसके अलावा और भी अदर चीजें हैं। ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, हर एक स्थान की अपनी स्पेशलिटी होती है और वो क्या है, कहीं और डुप्लीकेट ना की जाए, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजों को लेकर आया जाता है। और यहाँ पर डुप्लीकेशन के साथ साथ ये उस पर्टिकुलर इलाके में उस वस्तु की जो ब्रांडिंग है, ठीक है, उसको भी प्रमोट करता हुआ यहाँ पर हमें नजर आता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सभी चीजों में तो हेल्प करता ही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अभी जो हमने आर्टिकल देखा उसके अंदर की हाईलाइट क्या है, की हाईलाइट यही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर आज के समय में 59 जो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं वह प्रदान हो चुके हैं। ठीक है, और इस तरह से इंडिया के अंदर 3rd रैंक पर ये आ चुका है। अगर हम बात करें सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर हमें उत्तर प्रदेश नजर आता है जिसके पास 83 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आता है जिसके पास 76 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल जिसके पास 59 यहाँ पर जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ओवरऑल इंडिया की बात करें हम, तो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया के अंदर 800, ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल इंडिया के अंदर 822 जीआई टैग प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बांग्लादेश की, नॉट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की, तो फूड रिलेटेड जो जीआई टैग है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गेटेस्ट्री से संबंधित, जिसको हम फूड रिलेटेड जीआई टैग भी बोलते हैं, तो गेस्टेस्ट्री से संबंधित यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा अगर जीआई टैग देखने को मिलता है तो वो वेस्ट बंगाल के पास देखने को मिलता है। 13 यहाँ पर क्या है, जीआई टैग मिले हैं गेटेस्ट्री से संबंधित वेस्ट बंगाल को। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज, भारत के अंदर सबसे पहले किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो दार्जिलिंग की जो टी है उसको सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर और कौन कौन से जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं। अभी यहाँ पर जो एग्जाम है उसके अंदर से मेन यही आपसे प्रश्न पूछेगा, फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग टी को भारत के अंदर सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा बाकी चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है सुंदरबन हनी, ठीक है, इसको भी बेसिकली यहाँ पर क्या है, जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। और इसी के साथ गोविंद भोग राइस, ये भी बेसिकली बंगाल का एक स्पेशल जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नजर आता है।
ठीक है। और यहाँ पर मालदा फाजली मैंगो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है मैंगो की, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल रीजन में ही उगती है। इसी के साथ मुर्शिदाबाद का क्या बोलते हैं, चांदबोरा, कामरूप का वाइट बॉन्ड, और यहाँ पर बाकी मोतीचूर के लड्डू, ये सभी फेमस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नॉन फूड जीआई प्रोडक्ट की, तो अभी हमने देखा खाने के मामले में कौन कौन से जीआई प्रोडक्ट्स हैं। अगर नॉन फूड की बात करें तो यहाँ पर बालूचरी साड़ी, ठीक है, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये बेसिकली फेमस है, जीआई टैग इसको पहले से ही प्रदान किया गया है। इसी के साथ शांतिपुरी साड़ी, नक्शी कंठा, इसके अलावा शांति निकेतन लेदर गुड्स, या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो लेदर का प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ हमें शांति निकेतन में देखने को मिलता है, इस वजह से इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बाकी चीजें तो आप समझ ही गए हो, जीआई टैग का इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को सिग्निफाई करता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसका डुप्लीकेशन को बचाता है। इसी के साथ रूरल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कराता है। इसी के साथ साथ जो आर्टिजान्स है उनको रोजगार प्रोवाइड कराता है। जो इंडिया का जो वस्तु है उसको एक प्रकार से पहचान प्रोवाइड कराता है, और जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट करता है, टूरिज्म को बूस्ट करता है, और इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी संजोकर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह जीआई टैग। फॉर एग्जांपल ये जो साड़ी आप देख रहे हो, ये क्या दर्शा रहा है, इंडिया के एक कल्चर को दर्शा रहा है। मान लीजिए कि ये जो कल्चर है अगर समय के साथ नष्ट हो गया तो ये बेसिकली क्या है, इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जीआई टैग प्रदान करके कल्चर को भी संरक्षित किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जीआई टैग से संबंधित कुछ फ्रेमवर्क क्या है, तो फ्रेमवर्क हमें नजर आता है कि 1999 में हमें सबसे पहले नजर आता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया, और इसी के अंतर्गत आज भी भारत के अंदर जो गुड्स हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1999 में लेकर आया गया था और 2003 में इसको लागू कर दिया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये आप देख रहे हो एजेंसी है जिसका नाम है CGPDTM। ये बेसिकली क्या है, एडमिनिस्टर करती है जीआई टैग के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको। इसी के साथ साथ यहाँ पर चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर हमें यहाँ पर इसका लोकेशन देखने को मिलता है। अगर आपको अपना जीआई जो प्रोडक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको यहाँ पर ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। और ये जितना भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी वैलिडिटी होती है 10 साल तक के लिए। ये आपको जीआई टैग की जो वैलिडिटी है वो नजर आती है, और इसी के साथ 10 साल के बाद आप ये जो चीज है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको दोबारा से जीआई टैग के लिए रिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और चीजें क्या हैं। जो चीजें हमने यहाँ पर देख ली कि जो WTO है वो बेसिकली क्या है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो कि WTO के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत जो जीआई टैग है उसको वर्ल्ड वाइड रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अदर जो पॉइंट है आप इसको देख सकते हो। अब इंडिया के ओवरऑल जीआई प्रोडक्ट की बात करें तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा था वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन से जीआई प्रोडक्ट हैं। अब हम यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी जो अभी मैंने बोला, तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम सिल्क साड़ी, फिर मैसूर के अंदर सिल्क साड़ी, ठीक है, और कर्नाटक के अंदर मैसूर की सिल्क साड़ी। बासमती राइस को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है स्पेसिफिक रीजन में। अल्फांसो मैंगो को महाराष्ट्र के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी सैफरोन को यहाँ पर मुल्क कन्नाडी को जो कि केरला के अंदर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है इंडिया के अंदर। ये सारी चीजों को हमने पहले ही देख लिया है, तो बेनिफिट भी हमने देख लिया है। हालांकि चैलेंजेस भी है, बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट में प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट हैं, आप इसको नोट करके जरूर रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो तीसरा आर्टिकल है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये नेक्स्ट आर्टिकल अपना लास्ट आर्टिकल रहने वाला है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पर 709 न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी की गई है 2025 के अंदर। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल लेवल पर 483 स्पीसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि क्या है, नई स्पीसीज हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर स्पेसिफिक बात हो रही है, जो कि पहले हमें यहाँ पर नहीं जानी जाती थी। लेकिन आज के समय में 226 स्पीसीज हैं जो कि क्या है, पहली बार हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली है। देखो 483 ऐसी स्पीसीज है जो कि दुनिया में तो जानी जाती थी, लेकिन भारत में उसको आज तक नहीं देखा गया था। तो भारत में भी वो स्पीसीज यहाँ पर हमें पहली बार नजर आई, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है। वहीं पर कुछ ऐसी स्पीसीज है वो हमें फर्स्ट टाइम इंडिया में ही देखने को मिली हैं। ऐसी स्पीसीज कितनी है? 226 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 226 ऐसी स्पीसीज हमें मिली हैं जो कि दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल डाटा हम देख रहे हैं 709, इनमें से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 353 जो बेसिकली स्पीसीज है वो प्लांट टैक्सा से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो प्लांट टैक्सा है इसको बेसिकली क्या है, जो एक फ्लोरल डाटाबेस है इंडिया का, वो तैयार करने के लिए हमें एक एजेंसी देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसी ने ये जो डाटा है वो कलेक्ट किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। इन सभी के माध्यम से मिलकर ये जो पूरा डाटा है वो तैयार किया गया है। अब आइए एक एक करके सभी चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फॉनल डाटाबेस है वो इंडिया के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर जितने भी जानवर हैं उन सभी को शामिल, या फिर जीव जंतु हैं उनको शामिल किया जाता है। इसी के साथ जो फ्लोरल डाटाबेस है, जो पेड़ पत्ती है, उन सभी का डेटाबेस बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। कि हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, देखो ये जो पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारे डाटा आपको मिलेंगे। आपको मेन डाटा ये याद रखना है कि 709 स्पीसीज को 2025 के अंदर इंडिया के अंदर ऐड किया गया है। 483 स्पीसीज है वो नई स्पीसीज है। 200 बेसिकली क्या है, 26 ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या है, इंडिया के अंदर पूरी तरह से नई हमें नजर आ रही है। और इसी के साथ 353 ऐसी स्पीसीज है जो कि प्लांट वैरायटी है। 221 वैरायटी है जो कि बाकी चीजें हमें यहाँ पर इस प्रकार से नजर आते हैं। अब देखो इतना ज्यादा आपको डाटा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये डाटा याद होना चाहिए 709 वाला, और दूसरा क्या है, ये दो डाटा। ठीक है, इतना डाटा याद रहे तो उतना काफी है। इसी के साथ अगर हम मेजर फॉनल डिस्कवरी की बात करें तो ये आप डिस्कवरी देख सकते हो कि इन जानवरों या स्पीसीज की हमें यहाँ पर इस समय खोज देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मोर्टिस हिमालयकस ये एक स्पीसीज है जो कि क्या है, बैट की स्पीसी हमें यहाँ पर नजर आती है और हिमालय के अंदर इसको खोजा गया है। इसी के साथ साथ न्यू ग्रीन फॉरेस्ट लिजार्ड, ठीक है, ग्रीन कलर की एक लिजार्ड यानी छिपकली मिली है जो कि हमें देखने को मिल रही है फॉरेस्ट के अंदर। और यहाँ पर इरविन्स वुल्फ स्नेक, ये बेसिकली क्या है, स्नेक की स्पीसीज हमें यहाँ पर नजर आती है। ये आपको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। वुल्फ स्नेक है तो आप सोच सकते हो भेड़िए की कोई प्रजाति होगी, तो ध्यान रखिएगा इरविन्स वुल्फ स्नेक क्या है, स्नेक की प्रजाति है, ना कि भेड़िए की प्रजाति। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लांट के एरिया में क्या क्या डिस्कवरी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजिक हाईलाइट ये यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लोरल डिस्कवरी है वो कहाँ कहाँ से हुई है ये भी आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ये जो आर्टिकल था इसके अंदर भर के एकदम डाटा दिया है। इतना ज़्यादा डाटा किसी को भी याद नहीं हो सकता, तो आप भी चिंता मत कीजिएगा, इतना डाटा आपको याद भी नहीं रखना। बस आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं उनकी डिस्कवरी की गई है। जैसे कि यहाँ पर हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, यहाँ पर डिप्टेरा और यहाँ पर
बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। इनका बस हल्का सा नाम आपको जहन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ जाए नाम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक फैक्ट पूछ देख लेते हैं जो जहां से बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है। अब ये है मेन पॉइंट, अब यहाँ से चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले स्टैटिक फैक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी आखिरकार होती क्या है, जो कि यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है इस पूरी डिस्कवरी के माध्यम से। सबसे पहले हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और भी अदर जो पूरा डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है, इसी को हम बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके 3 लेवल होते हैं, एक होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ इंडिया एक मेगा कंट्री है जिसके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी नजर आती है, यानी अगर रैंक की बात करें तो 17 देशों में से इंडिया एक प्रमुख देश है जो कि मेजर मेगा बायोडाइवर्सिटी को कैरी करता है। देखो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो इंडिया अर्थ का सिर्फ और सिर्फ 2.4% जो लैंड एरिया है वो कवर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया का जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, वो इतना ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसके पास 8% क्या है, वर्ल्ड का फ्लोरा और फाउना पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। अगर एरिया के संदर्भ में देखोगे तो बहुत कम है, 2.4%। अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट से देखोगे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे तो यहाँ पर 8% हमें यहाँ पर नजर आती है बायोडाइवर्सिटी, और ये बायोडाइवर्सिटी विभिन्न हॉटस्पॉट के अंदर हमें मिलते हैं। अब हॉटस्पॉट वह स्थान होते हैं जहाँ पर बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय का पूरा बेल्ट, इंडो बर्मा का पूरा बेल्ट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, सुंदरबन जो पूरा का पूरा इलाका है, निकोबार आइलैंड है, ये सारे के सारे इलाके हैं जहां पर बहुत सारी स्पीसीज हमें मिलती हैं। इसी के साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। अब यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बेसिक काम ये है कि जो फॉनल है यानी जीव जंतु हैं उनका एक्सप्लोरेशन करना, स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करना, टैक्सोनॉमिकल जो रिसर्च है वह करना और वाइल्ड लाइफ जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। इसी के साथ BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी कोलकाता में देखने को मिलता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसी के साथ इसका प्रमुख उद्देश्य है प्लांट की वैरायटी का एक्सप्लोरेशन करना, सर्वे करना, टैक्सोनॉमिक स्टडी करना और इसी के साथ जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसका अध्ययन करना। अगर इंडिया के अंदर कुछ कन्वेंशन की बात करें तो CBD कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखने को मिलता है जो कि 2022 में लेकर आया गया था। इसी के साथ साइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। साइट बेसिकली क्या है, इसके अंतर्गत जो जीव जंतु हैं उनको कैटेगरी में रखा जाता है कि कौन यहाँ पर एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन वल्नरेबल कैटेगरी में है, कौन यहाँ पर मॉडरेट लेवल पर है, इस तरीके से। रामसर कन्वेंशन बेसिकली ये बात करता है कि जो हमारी झील होती हैं, ठीक है, वेट लैंड होती है, उसका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाए। इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आप देख सकते हो जिसके तहत इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए स्कीम नजर आती है, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लांट एक्शन प्लान, जो कि 2017 से 2031 तक का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब से कब तक चल रहा है, ठीक है। तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और 2031 तक इसके ऊपर काम किया जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ प्रोजेक्ट
टाइगर और चीता के अंतर्गत आप देख रहे हो कि चीता को क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर है उसके लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है आज के समय में, इसको मेजर चैलेंज क्या है। सबसे पहले जो लोग हैं वो जंगल की कटाई कर रहे हैं, इस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, आपने हाल ही में देखा कि बहुत सारे जो टाइगर्स हैं उनकी डेथ हो गई है। इसी के साथ साथ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। यहाँ पर इसी के साथ साथ पोल्यूशन की वजह से और इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है उसकी वजह से जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता हुआ हमें नजर आता है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट है, आप इस फैक्ट को नोट करके रख सकते हो। अब लास्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने जितने भी आर्टिकल देखे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। साथियों, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, इसका आंसर आप इस वजह से भी दीजिए ताकि लंबे समय तक आप इन चीज़ों को याद रख पाएं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे और सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं आप उनको लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दीजिएगा। फिर इसके बाद ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर इसी के साथ साथ ये अपना चौथा आर्टिकल था, इसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर क्या है जो करंट अफेयर है उसको देखने के लिए। तो आपके लिए जाते जाते इंफॉर्मेशन, आप इस पीडीएफ को एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे करंट अफेयर का एक और वन स्टॉप सॉल्यूशन चल रहा है, एक ग्रुप है 499 में। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप अनलिमिटेड टाइम के लिए जो डेली बेस पर करंट अफेयर है उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीकली बेस पर करंट अफेयर का पीडीएफ, मंथली बेस पर करंट अफेयर का पीडीएफ और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का पीडीएफ है वो आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के अंदर, ये अपना मंथली मैगजीन है। इसी तरह से ये पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन है। जैसा कि आप ये इंडियन पॉलिटी का मैगजीन देख रहे हो पूरे साल भर का। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, इसी वजह से उसके प्रीलिम्स को टारगेट करके यहाँ पर क्या किया गया है, दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा जो एक प्रकार से मैगजीन है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर साल के एंड में यानी नवंबर में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो नवंबर का पूरा मैगजीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों इंडियन पॉलिटी के साथ साथ यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पर आपको मैगजीन मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सिंपल सा आप ये जो हमारा पेड ग्रुप है 499 में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर जाकर आप मैसेज स्कैन करके यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद किस तरह से ज्वाइन होइएगा आप ग्रुप के अंदर, वो आपको पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।